राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से सहायक आचार्य भूगोल डॉक्टर नीरज कारकवाल। मैं आज आपको शक्ति के संसाधनों में जल विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ा रहा हूँ। जल विद्युत शक्ति यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हम जानते हैं कि बहते हुए जल के द्वारा पवन चक्की चलाकर पिसाई आदि करना या आरा मशीन लगाकर लकड़ी को चीरना, इस तरह के कार्य हजारों वर्षों से होते चले आ रहे हैं। बहते हुए पानी को बांध बनाकर और ज़रूरत के अनुसार कृत्रिम जलप्रपात बनाने का कार्य सीमेंट के आविष्कार के बाद में संभव हो गया है और फिर टरबाइन तथा डायनामो के आविष्कार ने इन जलप्रपातों के द्वारा टरबाइन को घुमाकर विद्युत का उत्पादन करना संभव बना दिया है। इस तरह से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहा जाता है। अब हर जगह हर समय जल विद्युत उत्पादन नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सी ऐसी दशाएं हैं, एसेंशियल फैक्टर्स हैं, जिसके द्वारा हम किसी स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें पहले भौतिक दशाएं और फिर आर्थिक दशाओं के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक दशाओं में पहली बात है कि ऊंचाई। नदी का जल ऊंचाई से जब गिरता है तो ही उसमें काफ़ी शक्ति उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा टरबाइन चलता है। दूसरा है उस क्षेत्र के अंदर पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो और वो समान रूप से लगभग उस नदी के अंदर लगभग समान पानी की मात्रा बनी रहे। इसके बाद में है तेज ढाल, तीव्र ढाल होना, स्लोप होना, ताकि वहाँ पर आसानी से बांध बनाकर जलप्रपात बनाए जा सकें और विद्युत उत्पन्न की जा सके। एक और महत्वपूर्ण कारक वो ये है कि तापमान सर्दियों के अंदर हमेशा 0 डिग्री यानी फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक से ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर नदी का जल जम जाएगा और बिजली बनाना संभव ना हो पाएगा। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि का अभाव होता है, वहाँ पर जल शक्ति का विकास बहुत ही आसानी से हो पाता है। इसके अलावा है आर्थिक दशाएं, और इसमें है पहली बाजार की समीपता। अगर विद्युत की मांग अधिक रहती है तो वहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। और है इसके बाद में पूंजी, कैपिटल, क्योंकि इस पूरे काम के अंदर भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वहाँ का स्थानीय प्रशासन, सरकारें इतनी लागत का भार वहन कर सकती हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो लगते जाते हैं, स्थापित होते रहते हैं। इसके साथ में है प्राविधिक ज्ञान यानी टेक्नोलॉजी, परिवहन के साधन, ये भी उस क्षेत्र के अंदर जल शक्ति विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान समय के अंदर जल विद्युत का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है और पर्यावरणविदों ने इसकी ओर ये बताया है कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक अक्षय संसाधन है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है, जो कि लगातार हमें प्राप्त होता रहता है। दूसरा है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हैं, कोयला, तेल आदि, इनके बनिस्बत ये स्वच्छ है, क्योंकि इससे ना तो उन पेट्रोलियम आदि की तरह दुर्गंध निकलती, ना ही इनसे कोई किसी प्रकार का वातावरण प्रदूषित होता। साथ साथ में इसकी उपयोगिता में
सरलता पाई जाती है। दुर्गम क्षेत्रों तक भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से तारों के द्वारा पहुंचाई जा सकती है। घरेलू उपयोग की भी निरंतरता इसमें होती है। इन सभी कारणों की वजह से इसका बहुत अधिक महत्व है। अब विश्व में जो जल शक्ति है इसकी पोटेंशियल कैसी है, तो क्योंकि अफ्रीका के अंदर सबसे अधिक वहाँ पर नदियाँ और इस प्रकार का भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, तो वहाँ पर सबसे अधिक जल शक्ति का विभव पाया जाता है, लेकिन उसका विकास अधिक नहीं हो पाया है। उसके बाद में है अमेरिका, रूस, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और ओशनिया। अब इसका विकास किस प्रकार से हुआ? प्रारंभिक काल के अंदर ऐसे स्थान जहाँ पर नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ थी, वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों से नदियों के द्वारा जल शक्तियाँ बनाई गई। जल शक्ति बनाकर विद्युत उत्पादन किया गया। वर्तमान के अंदर हम जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका के अंदर इससे काफ़ी शक्ति उत्पादन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें कि कनाडा, अमेरिका काफ़ी अग्रणी है। साथ साथ में यूरोपीय देश भी विश्व का काफ़ी अधिक जल विद्युत शक्ति का उत्पादन कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी विकास इस क्षेत्र में किया है, जिसमें नॉर्वे काफ़ी अग्रणी है। अन्य देशों में है सोवियत संघ, एशिया के देशों में चीन, भारत, जापान आदि। इस प्रकार से ये प्रमुख देश थे जहाँ पर कि जल शक्ति उत्पन्न की जाती है।